प्रयास आप लगातार करते जा रहे हो और हमेशा आपके दिमाग में एक बात तो और आती होगी कि सर कब तक ये प्रयास हमारा जारी रहेगा, कि हम अपना 80% टाइम वहीं पर बर्बाद कर देते हैं मात्र 20% चीज़ों को कवर करने के लिए। हमेशा कोशिश किया करो कि आपकी तैयारी का जो स्पैन है वो जितना कम हो उतना बेहतर है। तो क्या आपका एक रोड मैप रहना चाहिए, क्या आपकी एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए 2026 के लिए? 5 सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा तो 5 सब्जेक्ट मुझे याद रहेंगे, लेकिन छठा सब्जेक्ट शुरू करूंगा तो पहले के 2 सब्जेक्ट गायब हो जाएंगे। क्यों ना उस 50% पोर्शन को इतना मजबूत कर लिया जाए कि जब भी आप किसी एग्जाम में बैठो तो 50% में से 90% एक्यूरेसी के साथ तो काम कर पाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। 2025 ने आपने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे सरकारी एग्जाम्स को अटेम्प्ट किया, काफ़ी सारी वैकेंसीज भी आई और आप लोग काफ़ी उत्साहित भी थे। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए और कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं भी हुए। प्रयास आप लगातार करते जा रहे हो और हमेशा आपके दिमाग में एक बात तो और आती होगी कि सर कब तक ये प्रयास हमारा जारी रहेगा, हमारा कमबैक कब होगा। आजकल ये बहुत चलता है कि हम कमबैक कैसे करेंगे। तो 2026 भी आपका एक कमबैक ईयर बन सकता है, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज 2025 में थी, हम हमेशा बोलते थे कि 2025 एक गोल्डन ईयर है और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई, बहुत सारी सरकारी नौकरी आई, हर एक स्टेट के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिली। सेम 2026 में भी आपको देखने को मिल रही है। इतनी सारी वैकेंसीज, इतने सारे गवर्नमेंट नोटिसेस, रेलवे बहुत फास्ट मोड पे है, एसएससी अपने बड़े फास्ट मोड पर है। तो 2026 में कमबैक हो सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। इस बात का भी हमें डेफिनेटली ध्यान रखना है कि सर हमारे प्रयास अब यहाँ पर कम नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या हम में ही कुछ गड़बड़ी है, क्या हमारी काबिलियत में गड़बड़ी है। तो ऐसे बच्चों को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि काबिल तो हूँ पर कामयाब ना हुआ, पर मैं एक और अभ्यास करूँगा मैं, और बीत जाता है पूरा साल यूँ ही, पर एक और प्रयास करूँगा मैं। देखो, जब भी हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, ये जो टाइम है, ये टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपका यूथ का टाइम है और इस समय को जब आप एक कमरे में बैठ के निकाल देते हो, 10 बाय 12 के कमरे में, किराए के कमरे में, कोचिंग, लाइब्रेरी में, वहाँ आप पूरा समय अपना बिता देते हो, तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन ज़िंदगी का जाता है। अब इसमें जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत कम है, 0.1%, 1% बच्चा ही सिलेक्ट होता है, 99% बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। तो डिमोटिवेशन आना, डिप्रेशन आना और ये सोच लेना कि यार क्या मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं, ये भी जो सेल्फ डाउट के क्वेश्चंस होते हैं ये भी आते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, अगर हम एक प्रॉपर तरीके के साथ टारगेट करें, अगर बहुत सारे एग्जाम्स को हम टारगेट करें और एक राइट स्ट्रेटजी के साथ टारगेट करें, तो वो एग्जाम निकाले जा सकते हैं। और जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे फॉलो किया, मैंने भी काफ़ी सारे एग्जाम निकाले, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया, आप सब जानते हैं। वो कैसे क्रैक होता है? आपको किसी एक एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से हाईएस्ट लेवल पर उसकी पढ़ाई करनी है। जब आप वो चीज़ कवर अप कर लेते हो तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होता है। और मेरे लाइफ में बड़ा काम हुआ है इस चीज़ से कि जब पॉजिटिव माइंडसेट को हम लोग लेते हैं और हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूँढते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट जो हैं उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? एक लॉ है जो बड़ा फेमस है साइकोलॉजी के अंदर, पार्किंसंस लॉ, कि हम अपना 80% टाइम वहीं पर बर्बाद कर देते हैं मात्र 20% चीज़ों को कवर करने के लिए। है ना? तो जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होता है, उतना ज़्यादा ही आप वहाँ पे टाइम वेस्ट भी करते हो। जितना कम समय होता है, उतना बेहतर आप यूटिलाइज़ करते हो। तो मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि डियर 4 साल आपके पास हैं, 5 साल आपके पास हैं, आप तैयारी कीजिए, डिप्लोमा के सेकंड ईयर में हो, अभी 5-6 साल और लगाइए, ये नहीं। हमेशा कोशिश किया करो कि आपकी तैयारी का जो स्पैन है, वो जितना कम हो, उतना बेहतर है। 1 साल के अंदर अपने आप को टाइम बाउंड कीजिए। 6 से 7 महीना लगता है, अगर आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच से हो, 7 महीना जो लगता है डेडिकेटेडली, अगर आप सरकारी नौकरी की सच में तैयारी करना चाहते हैं, तो 7 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट टू कवर योर कंप्लीट सिलेबस। किसी भी सिलेबस को कवर करने के लिए 7 महीना बहुत सफिशिएंट है, जिसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको रिवीजन में डालोगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएँगे, मॉक टेस्ट में फिर आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है? स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आएँगे, फिर आप रिवीजन को और मल्टीपल तरीके से करोगे। मैं बात करूँगा अभी रिवीजन किस तरह से करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं और 2026 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अभी साल शुरू ही हुआ है और आप लोगों ने बहुत सारे रिज़ॉल्यूशन भी लिए होंगे इस साल कि मैं इस साल सरकारी नौकरी चाहिए, इस साल मैं ये करूँगा। कोई बच्चे ने सोचा होगा इस साल मैं जिम जाऊँगा, इस साल मैं ये नई किताबें पढ़ूँगा, या इस साल मुझे बस ये मुद्दा है कि मैंने किसी भी तरीके से जो गलतियाँ 2025 में करी, उसको नहीं दोहराऊँगा। ठीक है? तो क्या आपका एक रोड मैप रहना चाहिए, क्या आपकी एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए 2026 के लिए, उस पे बातचीत करेंगे जो मेरी लाइफ में मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित हुई, ठीक है? मैंने भी कोई बहुत लंबे समय तक एक जगह बैठ के पढ़ाई नहीं करी।
ऐसा नहीं था कि 4-4 साल बैठ के बस एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं। तैयारी जो डेडिकेटेड तैयारी थी वो 1 साल की थी। उसके बाद साइमल्टेनियसली साथ में जॉब करते हुए पढ़ाई कर लेना, है ना? फ्रीलांसिंग करते हुए पढ़ाई कर लेना, साथ में प्राइवेट नौकरी करके साथ में एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, ये सब होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जॉब के साथ कैसे निकालेंगे? अगर आपका एक बेसिक सिलेबस क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप डेफ़िनिटली निकाल सकते हो। ज़रूरत होती है राइट तरीके से रिवाइज़ करने की, है ना? राइट तरीके से नोट मेकिंग करने की, नोट्स को किस तरह से बनाएँ, नोट्स कैसे-कैसे हम इकट्ठे करें, ताकि हमारे पास अननेसेसरी कचरा ना हो, ठीक है? हमारे पास वो नोट्स हों, हमारे पास वो डेटा हो जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बात को आपको ध्यान रखना है 2026 में अभी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपको पता है। रेलवे ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया है, 19 फरवरी को आपका रेलवे का पेपर है ना? एसएससी, जेईई, सीबीटी 1 एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है। उसका सीबीटी 1 का पेपर लगभग मई-जून के अंदर आपके पास होना है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सही टाइम है। ये 2 बहुत ही बड़े एग्ज़ाम हैं आप लोगों के लिए, अगर आप जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करते हैं, तो आरआरबी और एसएससी ये बहुत ही मेजर पेपर है, जिसको आपको फ़ोकस करना चाहिए। तो यहीं से आपका कमबैक जो है, कमबैक स्टोरी अब स्टार्ट हो जानी चाहिए कि सर सबसे पहला हमारे सामने है आरआरबी। अब देखो डियर रेलवे जो पूछता है, वो मैथमेटिक्स पूछता है आपसे, है ना? रीज़निंग का क्वेश्चन्स पूछता है, इंग्लिश पूछता है, आपसे जनरल अवेयरनेस पूछता है। तो जब ये टॉपिक्स आपसे पूछ रहा है और इसका कम से कम 50% पोर्शन आपका एसएससी में भी पूछा जाता है। तो जो भी आप एग्ज़ाम को टारगेट करते हो, आप किसी की बात मत सुनिए। आपको इससे अच्छी स्ट्रैटेजी पता है तो आप खुद से फॉलो कर सकते हैं। आप सभी बड़े स्टूडेंट्स हो और करियर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, तो मुझे लगता है सब बच्चे बड़े समझदार होते हैं, ठीक है? तो अगर आपका बेटर स्ट्रैटेजी आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स को देख रहे हो, तो सबसे पहले उनके सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंटेड फॉर्म में अपने हाथ में लेके देखो। आरआरबी का सिलेबस निकालो, एसएससी का सिलेबस निकालो। उसको कंपेयर करो। जब देखोगे तो टेक्निकल भी 70% सेम है और नॉन टेक्निकल भी 45 से 50% सेम है। तो अगर आप एक ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसके कॉमन पार्ट्स को अगर आपने कवर कर लिया, उन्हीं कॉमन पार्ट से आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स भी तो निकाल पा रहे हो। उसी कॉमन पार्ट से आप बहुत सारे पेपर निकाल पा रहे हो। सुनते हो ना कि कोई बच्चा जो एसएससी निकाल लेता है, वो आरआरबी भी निकाल लेता है, वो डीडीए भी निकाल लेता है, वो एनएचपीसी भी निकाल लेता है। तो कैसे निकल रहा है ये? वो सेम बच्चा ही हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले रहा है। कैसे ले रहा है? क्योंकि उसने बेसिक काम अपना पूरा कर लिया और बेसिक काम क्या है? सिलेबस कवरेज। अब आप अगर मैकेनिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, सिविल में सब एक ही समस्या सबको आ रही होगी। पहले मैं टेक्निकल की बात करता हूँ कि सर हम इसको याद कैसे रखें? इतना सिलेबस हम पढ़ लेते हैं। देखो 7 महीने का डेडिकेटेड एफर्ट लगेगा, चाहे आप डिप्लोमा के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, चाहे आप कोई भी तरह के स्टूडेंट हो। 7 महीने का डेडिकेटेड एफर्ट, डेडिकेटेड से मैं ये मानता हूँ कि मिनिमम कह रहा हूँ मैं, पर डे 6 से 7 घंटे की पढ़ाई। ये मिनिमम कह रहा हूँ। अब आपकी श्रद्धा ज़्यादा है, आपका मोटिवेशन ज़्यादा है, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो आप इससे और ज़्यादा पढ़ सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा ही है। लेकिन अगर मिनिमम टाइम की बात करूँ तो 6 से 7 घंटे पर डे फॉर 7 मंथ, ये अगर आपने दे दिए, आपकी ज़िंदगी आगे की 7 से 10 साल की पूरी तरह से बदल जाएगी। मैंने बदलती हुई देखी है। मेरी खुद की ज़िंदगी बदलते हुए देखी है, मेरे आस-पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ़ बदलते हुए मैंने देखा है। कि 7 महीना अगर आप कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हो फ्रॉम द सोशल मीडिया, फ्रॉम द फैमिली फंक्शंस, फ्रॉम द फ्रेंड्स और इन चीज़ों से जो भी आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप उन सब से एकदम अलग हो जाइए। 7 महीना अगर आपने दिल लगा के पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो सिलेक्शन होगा नहीं होगा 7 महीने बाद, ये अभी गारंटी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिशन कितना है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। लेकिन 7 महीने के बाद अब जो भी एग्ज़ाम आएँगे, उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, इसी पे तो सब काम करता है। थ्योरी और प्रोबेबिलिटी भी तो सब काम कर रही है। संभावनाएँ तो हैं कि उसका किसी का दिन खराब हुआ तो आपका अच्छा निकल गया। उसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और एक चीज़ है, जो हमेशा ध्यान रखिए, इसको आप अलग-अलग शब्दों में कह सकते हैं, कोई हार्ड वर्क कहता है, कोई डिसिप्लिन कहता है। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी ज़िंदगी का। मैं इसके लिए एक शब्द यूज़ करता हूँ प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस का मतलब होता है कि किसी ख़्याल को आपने अपने दिमाग में रखा और उस ख़्याल के ऊपर लगातार धीमी आँच पे आपने लगातार काम करना शुरू किया और लंबे समय तक काम किया, ये होता है प्रिजर्वेरेंस। अब ये किसी भी फ़ील्ड में हो सकता है। अब आप कहोगे सर क्या सरकारी नौकरी से सफलता मिलती है? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर कोई और टैलेंट है, उस टैलेंट को अगर आपको पता है कि मेरा ये टैलेंट है, आपको पता है कि मेरे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्स हैं कि मैं उस टैलेंट के लिए समय दे सकता हूँ,
इंडिया में सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने नहीं है कि आज आप उस टैलेंट को फाइनेंस कर पाओ या उसको समय दे पाओ। ये सबसे बड़ी इश्यू है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास दूसरा टैलेंट है तो उस टैलेंट को दिमाग में रखिए, उस पे लगातार काम कीजिए। 5-6 सालों में आप उस फील्ड में भी एक्सेल कर जाओगे। वहाँ से भी अपनी जीवनी कर पाओगे, अपना खर्चा निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपके पास ये सारे ऑप्शन नहीं है और कलम ही आपका इकलौता ऑप्शन है, किताबें ही आपकी इकलौती ऑप्शन है, तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर ज़्यादा इंस्टाग्राम या इधर डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है या फालतू का इधर-उधर के मोटिवेशन से भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है? आपको पढ़ाई करने बैठना है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 7 महीना टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है, नंबर ऑफ आवर्स मैंने आपको बता दी है। अब है कि सर इसको याद कैसे रखें? जब 12-13 सब्जेक्ट टेक्निकल के आते हैं, टेक्निकल में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर 5 सब्जेक्ट मैं पढ़ूँगा, वो 5 सब्जेक्ट मुझे याद रहेंगे, लेकिन छठा सब्जेक्ट शुरू करूँगा तो पहले के 2 सब्जेक्ट गायब हो जाएँगे। इसका सबसे रामबाण तरीका है, जो मैंने भी फॉलो किया, आप भी फॉलो करना। आपको इससे अच्छा बेहतर तरीका पता है, आप वो फॉलो करना, लेकिन पैरेलल रिविज़न, दिस इज़ द बिगेस्ट जो है आपके पास रेमेडी है चीज़ों को ना भूलने की। क्योंकि आप इंसानी दिमाग है, बहुत जगह आप बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में क्रॉस करते हैं। साइंटिफिक स्टडी है कि आपके पास 30,000 से 40,000 थॉट्स पर डे आपके माइंड में आते हैं, तो वो तो आएँगे। आपकी ग्रोइंग एज है, इस एज में डेफ़िनिटली बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ भी माइंड में आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन दिमाग में आते हैं, तो चीज़ें भूलना स्वाभाविक है और टेक्निकल चीज़ें भूल भी लेते हैं लोग। तो उसके लिए आपको पैरेलल रिवीजन करना पड़ेगा। आपका पहला सब्जेक्ट शुरू हुआ, मान लीजिए आपने किसी भी कोर्स में एनरोल किया, अब वहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे होंगे। पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट पर डे रिवीजन, सेम डे रिवीजन आपको वहाँ पे करते चलना है। पहला दिन क्लास खत्म हुई, तुरंत रिवाइज़ किया। क्लास से पहले बैठे, रिवाइज़ किया। क्लास आपकी सुबह 8 बजे शुरू हो रही है, आप 7 से 8 1 घंटा रिवाइज़ कीजिए। क्लास आपकी शाम को 6 बजे शुरू हो रही है, आप 5 से 6 1 घंटा रिवाइज़ कीजिए। फिर क्लास में जाइए। वो सब्जेक्ट जब तक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपका टोटल टाइम जो रिवीजन है, वो हो चुका होगा। अब वो 2 बार रिवीजन हो गया यानी 70% जो क्राइटेरिया है वो आपके दिमाग में आ गया। अब आपके पास सब्जेक्ट चेंज हुआ, वापस नए 2 सब्जेक्ट आए, तो पिछले सब्जेक्ट को छोड़ नहीं देना है। पिछले सब्जेक्ट के लिए क्योंकि अभी नया-नया आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो आपके लिए रिवीजन का टाइम भी कम हो जाएगा, तो आपको उसमें डेली बस इतना करना है कि आधा-आधा घंटा दोनों सब्जेक्ट को जो पहले वाले थे, उनके चैप्टर्स को वापस से रिवाइज़ करना है। ये सिर्फ़ कहने वाली बात नहीं है, करने वाली बात है और ये की जा सकती है, मैंने किया है। बहुत सारे बच्चे जो मुझसे कनेक्टेड है वो भी करते हैं और आप ये देखोगे इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ 6 से साढ़े 6 महीने में ये गारंटी से साथ मैं कह सकता हूँ, आप चीज़ें नहीं भूलोगे। कैसे भूल जाओगे? जब 5 बार आपने चीज़ों को पढ़ लिया है, भूल पाओगे क्या? नहीं भूल पाएँगे। इसका मतलब है सर जब हम 3rd और 4th सब्जेक्ट की बात करेंगे, जब 3rd और 4th सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होंगे, तो आपके जो पहले वाले टॉपिक्स हैं, वो भी साथ रिवाइज़ करोगे, यानी आधा-आधा घंटा आपने रिवीजन के लिए दिया है। अब सर सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर ये बात ठीक है आपकी कि रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ देखिए रिवीजन मतलब दोबारा उसको देखना, दोबारा लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं। इसका मतलब है जब आप नोट्स बनाते हो, उसी नोट मेकिंग के टाइम पर आपको अपने पेज को नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका 80/20 रेशियो 80 पेज में अपने 80% पेज पे आपका नोट्स बनाइए, 20% पेज खाली रखिए, ताकि आप वहाँ लिख सको कि इस पेज में कुछ इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं। जिस पेजेज़ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आपको नहीं पढ़ना है बार-बार, वो आपके काम के नहीं है। क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे पढ़ाते हैं कि उसको वो कनेक्ट करने के लिए होती है। वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। तो जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती है, टीचर भी आपको बताता है, मेंटर्स भी आपको बताते हैं कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तब भी आपको पता चलता है। आप डीपीपीज़ लगाओगे तब भी आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो उन पेजेज़ को हाइलाइट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। उन पेजेज़ को हाइलाइट करोगे जो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो उनको आपको बार-बार रिवाइज़ करना है। जब भी रिवीजन डालो उन्हीं पेजेज़ को आप रिवाइज़ करो, तो आपका रिवीजन होगा। तो ऐसे आपको 6 से साढ़े 6 महीने जब आप 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपने हर बार पिछले वाले सब्जेक्ट को साथ-साथ कैरी फॉरवर्ड किया है और हर सब्जेक्ट आपका 6 महीने के अंदर डिटेल्ड में कंप्लीट भी हुआ है और उसके साथ-साथ आप देखिए तो 2 बार आपने रिवाइज़ भी कर लिया है। ये स्ट्रैटेजी अगर आपने फॉलो कर ली और बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, अगर ईमानदारी से फॉलो कर ली ये वाली स्ट्रैटेजी, आप खुद मुझे कमेंट करके बताना फिर कि सर हमारा क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। ये तो हो गया रिवीजन की बात। अब है सर कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स को कैसे देखें? जैसे हमारा आरआरबी आता है, जैसे सर हमारा एसएससी आता है, जैसे सर हमारा एएलपी का पेपर है ना? क्योंकि बहुत माहौल बना दिया जाता है कि देखो ये क्रैश हो जाएगा, वो साथ में आ जाएगा, इसका अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, बीटीएससी कुछ बहुत बड़ा-सा आ गया है, इसको देखना पड़ेगा, इसको अलग से करना पड़ेगा। आप सबके सिलेबस को एक बार एक पेपर पे एक जगह रख के देखिए।
हर एक एग्जाम में आपको पता चलेगा 50% सिलेबस तो सेम आ रहा है, कहीं ना कहीं टॉपिक्स वैसे ही आ रहे हैं। तो क्यों ना उस 50% पोर्शन को इतना मजबूत कर लिया जाए कि जब भी आप किसी एग्जाम में बैठो, वो 50% में से 90% एक्यूरेसी के साथ तो काम कर पाओ। उस पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। तो मल्टीपल एग्ज़ाम को कवर करने का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबके सिलेबस को एनालाइज़ कीजिए, जो कॉमन पार्ट है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि यार आप हर एग्ज़ाम में बैठो और आप उसके लगभग एक मिनिमम मार्क्स से ऊपर का आपका लेवल हो। फिर जैसे ही एग्ज़ाम आ रहा है 15 दिन पहले उसके लिए एक्टिव हो गए, 20 दिन पहले एक्टिव हो गए, ज़्यादा हमारे पास समय है तो और जल्दी एक्टिव हो गए। तो वो उस तरह से आप उसको मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो 2026 में अगर सच में आपका मन है कि सर सिर्फ इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए नहीं, लेकिन सच में लोगों को दिखाना है कि सर हम कमबैक कर सकते हैं और कमबैक हमारा होगा। कमबैक में क्या है, आपके अंदर की इतनी जो इच्छाएं हैं, आपके अंदर जो इतना जुनून है, जोश है, बस वो कम नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी में वो कमबैक होगा। हो सकता है एक बार अगर आपने डिसिप्लिन के साथ इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर ली, ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन, ये आपका जो नेचर होता है मेहनत करने का, ये बाकी जॉब्स में भी बहुत काम आता है। ये काफ़ी जगहों पे काम आएगा। आप जिस भी फील्ड में जाओगे फिर आपका वो डिसिप्लिन आपके साथ रहेगा। और आप चाहे ज़िंदगी में कोई भी फील्ड चूज़ कर लो, मेरी इस बात को सहमत हो तो बताना, ज़िंदगी में कोई भी फील्ड चूज़ कर लो, अगर आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी हो तो आप बाकी लोगों से अलग ही दिखोगे, आप बाकी लोगों से बेहतर ही करोगे हमेशा। ये प्रूवन टेक्नीक है। किसी आलसी आदमी को मैंने किसी डिपार्टमेंट में टॉप करते हुए नहीं देखा। ना आपको ऐसा कोई आलसी आदमी मिला होगा। नहीं हो सकता। बिकॉज़ लेज़ीनेस आपकी क्रिएटिविटी को कम करती है। लेज़ीनेस आपके गोल्स को कम करती है। लेज़ीनेस आपके जो एनर्जी लेवल्स है उसको कम करती है। तो जब आप हाई एनर्जी पे वर्क ही नहीं करोगे तो आप अच्छा परफ़ॉर्म कैसे करोगे? तो हमेशा ये बात को ध्यान रखो कि डिसिप्लिन को हमेशा पकड़ के रखना है। 1 साल अगर आपने तैयारी कर ली, अब रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, पॉज़िटिव, नेगेटिव, पढ़ाई कभी भी अधूरी नहीं जाती, वो कहीं न कहीं आपके काम आती है। लाइफ़ में रिसोर्सेज़ ओपन होते हैं। गवर्नमेंट के साथ-साथ प्राइवेट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, एल-एन-टी कंपनी है, केईसी कंपनी है, हिल्टी कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जहाँ पे अगर आपने अपना रिज़्यूमे स्ट्रॉन्ग रखा, अगर आपने अपने करियर को कोई गैप नहीं दिया, तो बहुत अच्छी-अच्छी नौकरियाँ वहाँ पे भी लगती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, है ना? बहुत सारी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो वीडियो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली प्राइवेट जॉब्स आपके लिए कौन-कौन सी और सूटेबल हैं, उसका भी मैं एक वीडियो बढ़िया-सा आपके लिए बना दूँगा, ताकि आपको करियर ऑप्शंस और भी पता रहें कि सर कॉलेज की डिग्री के बाद, बीटेक करने के बाद हमारे पास और क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो एंट्री लेवल पर डिप्लोमा के बच्चों को या बीटेक के बच्चों को लेती हैं। वहाँ से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। आगे चलते-चलते क्वालिटी मैनेजर, फायर सेफ्टी मैनेजर, बहुत सारा काम होता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, समस्या है कि अवेयरनेस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी पाई नहीं जा सकती। समस्या ये है कि नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। अब जिस दिन आप उस नेगेटिविटी को हटा दोगे, उस दिन आप देखोगे कि डेफ़िनिटली आपका दिन प्रोडक्टिव रहा और धीरे-धीरे देखोगे तो आपका करियर भी प्रोडक्टिव रहेगा। तो मेरी सलाह आपके साथ यही है, डिसिप्लिन के साथ काम करो, पॉजिटिविटी के साथ काम करो, ठीक है? और 2026 में हमें कमबैक करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना और लिखना ज़रूर, यस सर आई विल कम बैक, आई विल डू अ कमबैक इन दिस ईयर इन 2026 और ये मेरा कमबैक ईयर होने वाला है। चाहे आप किसी भी फील्ड में, देखो आप मेहनत से कमबैक करो, जो आपने आपका फाइट किसके साथ है? आपकी फाइट सिर्फ़ अपने साथ है, खुद के साथ है ना? किसी और के साथ नहीं है। कोई रेस में कितना आगे है, कितना पीछे है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आगे कौन है, पीछे कौन है, ठीक है? डरना नहीं कभी किसी के पैरों की नाप से, मैं हमेशा कहता हूँ, आपने 2-3 बार सुना होगा मुझसे कि डरना नहीं कभी किसी के पैरों की नाप से, अंत में पुण्य जीत जाता है पाप से। और गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से बस यही कहा कि पहली लड़ाई लड़नी है अपने आप से। पहली लड़ाई आपको खुद से लड़नी पड़ेगी कि आज अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आज 2 घंटे में थक जाते हो, तो 6 घंटे मेहनत करके तो देखो। डेफ़िनेटली आउटकम्स अलग आएँगे, डेफ़िनेटली चीज़ें अलग आएँगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन पर्पज़ के लिए था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आप में एक उम्मीद जगाएगा, एक स्पार्क जगाएगा, एक पॉज़िटिविटी दिखाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी नेगेटिव माइंडसेट से आप नहीं ले सकते। तो वीडियो कमेंट बॉक्स में डेफ़िनेटली बताना। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं और 2026 के लिए एक पॉज़िटिव लाइन ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू सो मच।